एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ना सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसको हम लोग एक बार स्टडी करने वाले। इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि जो पेपर है वो इजी आएगा, मॉडरेट आएगा या डिफ़िकल्ट लेवल का आएगा। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द पेपर, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट, है ना। ये हमको चीज़ें पता चलेगी। और हम लोग सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो आपको 5 सेक्शंस रहेंगे ABCD करके, ABCDE तक रहेंगे। और सबसे पहले आपको 20 MCQs रहेंगे। उसमें जो लास्ट में रहेंगे 3-4 असर्शन एंड रीजनिंग वाले भी रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि 16 MCQs रहते हैं और 5 असर्शन रीजनिंग वाले रहते हैं, या फिर 17 या 3 का रेशियो होता है। ठीक है, ऐसे 16, 14 या 17, 3 का रेशियो होता है। उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। जो सेक्शन बी रहेगा उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो वेरी शॉर्ट रहेंगे, और उसमें जो आपको लिमिट रहेगी वो 30 to 50 वर्ड्स की रहेगी। तो आप लोग लिमिट प्लीज़ बहुत अच्छे से करेंगे। सेक्शन सी जो रहेगा उसकी लिमिट जो रहेगी वो 50 से 80 वर्ड्स की रहेगी। इतने लिमिट्स में आप लोग लिख सकते हो, और 3 मार्क्स का रहेगा। और फिर लॉन्ग आंसर्स रहेंगे जिसकी लिमिट 80 to 120 वर्ड्स रहेगी। तो आप लोग ट्राई करें कि लिमिट्स में लिखें। लेकिन साइंस में ऐसा लिमिट्स का बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिट्स का लिटरेचर और सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा रहता है, साइंस में इतना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे। और जो केस बेस्ड स्टडी रहेगी वो 4 मार्क्स की आएगी। तो मैंने जब आपका सैम्पल पेपर पढ़ा जो CBSE ने रिलीज़ करा, तो मैंने देखा कि ये मॉडरेट है, मतलब बहुत इजी भी नहीं है और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये वाला जो है ना, ये NCERT का है। ये डायग्राम जो ये NCERT का है। तो आप लोगों को मैंने कल ही बता दिया था कि आपको सारे डायग्राम्स बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि ऐसे कुछ भी डायग्राम्स आ जाएंगे और उसका बेसिस पे आपको पता करना पड़ेगा कि डायग्राम में हो क्या रहा है। ठीक है, सो आप लोग सारे डायग्राम्स पढ़ेंगे और NCERT की हर एक लाइन पढ़ेंगे। जैसे अगर ये वाला जो है ये इक्वेशंस है, तो आप लोगों को सारी इक्वेशंस अच्छे से याद होनी चाहिए और इक्वेशन का कंक्लूजन भी याद होना चाहिए। और ये वाली MCQs काय में से आते हैं, ये एक्टिविटीज़ में आते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ आपको सारी बहुत अच्छे से पढ़नी है, और उनके जो जितने भी इक्वेशंस या रिएक्शंस रहेंगे उनको अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को, और उसको बैलेंस भी करते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैलेंस नहीं करो। अब जैसे ये है, तो ये सारी चीज़ें भी कहाँ से आ रही है, एक्टिविटी और NCERT में से ही आ रही है, लेकिन ऐसी आ रही है कि आप लोग वो चीज़ को इग्नोर कर देते हो कभी कभी। तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि वो आपको बोलते हैं कि A जो है ना वो B से रिएक्ट कर रहा है और हमको C मिल रहा है, और C जब CO2 से रिएक्ट करता है किसी भी और एलिमेंट से तो हम लोगों को D मिलता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री में बहुत आते हैं और अधिकतर आते हैं, और ये आपको MCQs में भी आएंगे, 3 नंबर में भी आएंगे, 2 नंबर में भी आ सकते हैं, किसी भी नंबर में आ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को रिएक्शंस और इक्वेशंस बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आपको पता करना है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है और ये D क्या, आपको पूरा आएगा ऐसे। और अगर आपको इक्वेशंस रिएक्शन नहीं आएगी, अगर आप अच्छे से एक्टिविटीज़ नहीं पढ़ोगे, तो आपको ये चीज़ें जो है वो अच्छे से नहीं आएगी। ठीक है, सो ये वाला वही क्वेश्चन है। और इसमें आपको मैंने कल ही बता दिया था कि जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो वो जितना NCERT में, सिर्फ NCERT में आपको NaCl और MgCl2 का ही एग्जाम्पल दिया, और आपको एक्सरसाइज में भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाते आ जाए। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें है इसके लिए भी आप लोगों को NCERT बहुत अच्छे से पढ़े। इधर तो हमारा जो केमिस्ट्री खत्म होता है और हम लोग बायो देखते हैं, तो बायो में हर एक NCERT की लाइन पढ़ोगे ना तो उसका बीच से ही आएगा। ठीक है, बायो में आपको एकदम सीधी सीधी लाइन आ रही, केमिस्ट्री में थोड़ा सा घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन बायो में जो है आपको सीधी सीधी लाइन आएगी, लेकिन आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब मैंने आपको बायो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज़ डाली थी ना, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल है, आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया है अमीबा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सिर्फ अमीबा ही उस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है, उसमें बहुत सारे और एग्जांपल्स होंगे। तो आप ट्राई करें कि और भी एग्जांपल्स लिखें, क्योंकि आप लोगों को मशरूम नहीं है, लाइस नहीं है, तो ये चीज़ें आपको NCERT में नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपने मन से भी करनी पड़ती है। तो मैंने आपको ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी कि उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन थे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, उसमें से एग्जाम्पल्स नहीं लिखे थे, सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल ही लिखे थे। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखे। जैसे मशरूम आप लोगों को नहीं था, लाइस नहीं था, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो रहते हैं ना नहीं रहते, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो आती है। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है, जैसे ये आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, जब भी आप ये सारी चीज़ें जो सॉल्व कर पाओगे। जैसे ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, तो आपको
मतलब ऐसा कुछ भी दे सकते हैं ना कि फार्मर को ऐसा ग्रो करना है बनाना, तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन यूज़ करेगा। तो आपको अभी बनाना वाला जो है ना रीजनरेशन में दिया है, ना बडिंग में दिया है, ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आएगा नहीं। तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स में से जो बनाना वाला तो दिया नहीं है आपको तो एनसीईआरटी में, वेजिटेटिव का जैसे पोटैटो दिया है, बडिंग का जैसे आपको दूसरा दिया है हाइड्रा दिया है, रीजनरेशन का भी दूसरा दिया, बनाना दिया नहीं। तो आपको मैं यही बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेगी, लेकिन आपको इन सब के एग्जाम्पल्स जो है अपने मन से करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आता है। तो अगर आप लोग 5-6 एग्जाम्पल भी, अगर उसके 3-4 एग्जाम्पल भी लिख लेते हो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि रीजनरेशन में हम लोग और कौन से एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हैं, बर्डिंग में कौन से कर सकते हैं। और जब आप इनकी डेफिनेशंस लिखोगे तो उसमें आप एग्जाम्पल लिखोगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हेरिडिटी वाले चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है और बहुत टफ भी चैप्टर है, तो उसको तो आपको बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये सारे आपके बायो में है, तो ये मैंने जो बायो के जो क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, तो उसमें वही है कि हर एक चीज़ जो आई है एनसीईआरटी में से ही है, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें घुमा फिरा के आई है, सीधी सीधी चीज़ तो नहीं आई है। तो आप ट्राई करेंगे कि हर एक चीज़ को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और उसके बाद उनके एग्जाम्पल जो है उनको भी बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखते हैं जो इसका फिजिक्स का जो पोर्शन है, तो वो अधिकतर जो इसका रिफ्रैक्शन में से और इलेक्ट्रिसिटी में से जो थोड़ा बहुत आया है, और 1-2 नंबर का आई में से भी आया है, बाकी ज़्यादा रिफ्रैक्शन से आया है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब जैसे आपको एक ऐसी पिक्चर आ जाएगी कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव मिरर है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे ये लेंस है, ये जैसे कॉनकेव मिरर है, तो इसमें से अगर हम लोग ये वाले पॉइंट से अगर रेज जा रही है तो ये कैसे होगी, बैंट होगी, ऐसी जाएगी, इसकी इमेज जो है उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, रेक्ट बनेगी, वर्टिकल बनेगी, कुछ भी आ सकता है। तो आपको सारी चीज़ें जो है, मतलब वर्टिकल नहीं वर्चुअल बनेगी, जो भी जैसा भी रहेगा, तो आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ोगे तो उसमें भी यही चीज़ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, सो उसमें कौन सी इमेज बनेगी। तो आपको ये मैंने जब उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, तो उसमें मैंने ये वाली चीज़ भी इंक्लूड करी थी कि आपको कौन सी चीज़, मतलब आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, मिरर की और लेंस की। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो है आपको आई वाले चैप्टर में से है, तो वो वाला चैप्टर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर के लिए आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो 15 वाला क्वेश्चन है ना, ये 1 ही नंबर का है। जैसे वो आर इन्वायरमेंट वाला जो उसका जो था, वो 2 से 3 नंबर का ही जो वेटेज था। ठीक है, अवर इन्वायरमेंट वाला। लेकिन मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट उसके क्वेश्चंस बताए थे ना, तो मैंने आपको फूड चेन और वेब चेन एक बहुत अच्छे से बताई थी, और एक ये चीज़ भी बताई थी कि उसमें से ओजोन, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और रेज, यूवी रेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें इंपॉर्टेंट रहती है। और ये वाली जो लास्ट पेज पे है, ये वाला जो टॉपिक है ना जहाँ से ये क्वेश्चन है, ये लास्ट पेज पे, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। मैंने अवर इन्वायरमेंट की जो इंपॉर्टेंट सीरीज डाली, उसमें मैंने ये वाले जो क्वेश्चन है वो बताया है। ठीक है, क्या बताया, ओजोन लेयर, CFC रेज, यूवी रेज, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। बायोडिग्रेडेबल वाला भी उसमें दिया, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जो 17 से जो 20 तक है, मतलब 4 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को असर्शन रीजनिंग वाले हैं। तो असर्शन रीजनिंग वाले जो वो है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो है बहुत घुमा फिरा के आते, सीधे सीधे नहीं आएंगे। इसमें आपको क्या सही है क्या गलत है आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, और ये सीधे सीधे तो नहीं आएंगे। तो इसको आप ट्राई करें कि लास्ट में करें या 3-4 बार उसको पढ़ के करें। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अब हम लोग अगर देखते हैं सेक्शन बी में, तो आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स जो कवर हो रहे हैं, ये मैंने जो जिस हिसाब से पढ़े, तो ये थोड़े से मुझे टफ लगे, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटेक्स या डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन में से तो ये नहीं आए हैं। ये आपको बुक में से बीच में या थोड़े से बहुत घुमा के आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से करेंगे। मैंने आप लोगों को एक बता दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस किसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डायमंड का होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला टेबल जो आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया है, तो ये टेबल जैसे आ चुका है। ठीक है, और ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने देखे थे, ये थोड़े टफ भी और थोड़े इजी भी है। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि ये वाले जो क्वेश्चंस है जो टफ है और जो इजी है, ये सारे एनसीईआरटी में से अगर आप लोग पढ़ते हो उसको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है, और मैंने वो वाले मैग्नेटिक चैप्टर में से मैंने आपको सोलेनॉइड वाला बताया था कि जो सोलेनॉइड वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट वाला, ये चीज़ भी मैंने बताई थी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इसमें पेपर में आ चुकी है, तो आप लोग देख लो, है ना। और एक और मैंने अवर इन्वायरमेंट में से बताया था कि आप लोगों को फूड चेन, वेब चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अवर इन्वायरमेंट में वही है। अब जैसे यहाँ पे अवर इन्वायरमेंट का 2 नंबर का है, वहाँ पे 1 नंबर का है। ठीक है, और मैंने जब आपको जनरल मार्क्स बताए थे, वो सिर्फ 2 ही नंबर का था, लेकिन देख लो इसमें 4 नंबर का आ गया। तो ऐसे जो है वो मतलब 2 से 3 नंबर का आप सपोज कर सकते हो कि वो आएगा, 4 नंबर का भी आ सकता है। वो थोड़ा वेटेज ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपको
पढ़ना तो पड़ेगा। अगर मैंने बताया कि 1 नंबर का ही अगर आई वाला कलरफुल वॉल वाले में से आएगा तो 1 नंबर का ही नहीं आएगा, 3 नंबर का भी आ सकता है, माइट भी। तो आपको पढ़ना तो सारी चीज़ें ही, बस आपको एक कॉन्सेप्ट, आपको एक चीज़ हम लोग बता देते हैं कि इतना ज़्यादा इस चैप्टर में से आएगा तो आप लोग उसमें से कुछ भी ना छोड़ें। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इक्वेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इक्वेशन आ गया, अगर आपको इक्वेशन समझ आती है, अगर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ आता है, तो आप ये वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशंस और रिएक्शंस जो है और उनको बैलेंस करते आना चाहिए। अब डायरेक्ट आपको इधर नहीं आया बैलेंस करने का, लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे तो ये हेरिडिटी वाले में से आया है। तो हेरिडिटी वाला अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको सीधे सीधे नहीं आ रहा। हेरिडिटी में क्या होता है कि आपको कुछ प्रोबेबिलिटी बतानी होती है कि जैसे जो ट्विंस है वो गर्ल्स होंगे, या जो ट्विंस है वो बॉयज़ होंगे, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉय होगा या गर्ल होगा। ऐसे जो क्वेश्चन से हेरिडिटी में से अधिकतर आते ही आते हैं। ठीक है, और ये वाली चीज़ सारी बहुत अच्छे से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 30 वाला, वो भी हेरिडिटी में से है, जो कि आपको गर्ल और बॉय बीइंग कौन बॉर्न होगा फैमिली में उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ये आपको हेरिडिटी से बता सकते हो। और ये 3 नंबर का है। तो मैंने अगेन बोला था कि इवोल्यूशन हट गया, तो इसका ये मतलब नहीं, हेरिडिटी जो है बहुत छोटा सा है, लेकिन वो उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में से नहीं है, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए होंगे, थोड़े बहुत रेफरेंस क्वेश्चन किए होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आप ऐसे वाले जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड्स में सीधे सीधे क्वेश्चंस तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, अब जैसे आपको ये लॉ स्टेट करना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज़, जो करना है आप लोगों को ये चीज़, तो ये चीज़ जो है वो बोर्ड्स में अधिकतर आती ही है। जैसे लॉज हो गए या कुछ भी चीज़ होगी, तो आपको हर एक चीज़ पढ़नी है। ठीक है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंडेंस, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको नहीं है, मतलब आपने एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन में नहीं होगी, लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है। ये जो चीज़ है ये भी वही चीज़ है जो मैं अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है, कि मैं आपको फिर से एक बार और बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन आपको ये है कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, और आप लोग अगर सैम्पल पेपर्स देखोगे ना, तो आपको उसमें से ना ऐसे क्वेश्चंस थोड़े बहुत मिल जाएंगे, तो जिससे आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सकती है। सेक्शन डी जो है 5 नंबर का, उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक फिजिक्स का आएगा, जिसमें से पार्ट्स में आएगा। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें स्टेट करने के एक्स वाई जेड क्या है। तो अगर आपको रिएक्शंस आपने अच्छे से पढ़ी होगी, और अगर आपको आईयूपीएसी नेम बहुत अच्छे से आता होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कर सकते हो। और आईयूपीएसी देखो, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपको सिर्फ 10 तक है ना, आपको सिर्फ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तक है, लेकिन आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो कि आप 25 तक जो है वो पूरे कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, उनकी वैलेंसीज बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा ट्राई करेंगे। हम लोगों ने जब 10th का पेपर दिया था ना, तो हम लोगों ने सिर्फ 20 तक याद करे थे, लेकिन हम लोगों को एक क्रिप्टॉन आ गया था, और क्रिप्टॉन जो था उसका 30 कुछ है। तो ऐसा है कि बोर्ड्स में आ जाता है, क्योंकि वो आप लोगों को चीज़ दी गई है, सिर्फ आपको 10 तक दी गई, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 10 तक ही पढ़ना है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आईयूपीएसी नेम्स आप लोगों को मैंने पार्ट 2 में जो पढ़ा है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा लेवल हाई है आप लोगों के हिसाब से, लेकिन वो बोर्ड्स के हिसाब से थोड़ा सा ठीक है, उसमें से आ सकता है। ठीक है, अब जैसे ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें पार्ट्स रहते, मतलब 5 पार्ट्स है, तो आप ये वाले भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इसमें से 2-3 भी आ जाएंगे ना, तो आपको 5 में से 3 नंबर तो आ ही सकते हैं, 2.5-3 नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये वाला पूरा ही रॉन्ग गया, तो आपके पूरे 3 नंबर पूरे कट जाएंगे, और अगर सेकंड वाला भी पूरा रॉन्ग गया, तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। आप बहुत सोच समझ के देखना कि आपको इसमें से कितने कवर हो सकते हैं और इसमें से कितने कवर हो सकते हैं, और आप कितना लिख पाओगे। जो मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से जो आपको कितना आप कर सकते हो। ठीक है, ये वाला फिजिक्स का क्वेश्चन है, और फिजिक्स में तो हमेशा रिफ्रैक्टिव मतलब रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में से ही आएगा, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में से, तो आप वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। केस स्टडी में देखो, केस स्टडी में ऐसा है ना कि आपको जैसे इसमें हेरिडिटी है, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद करनी कि ये केस स्टडी वाले जो 4 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस जो है थोड़े सैम्पल पेपर्स में से कर सकते हो। सैम्पल पेपर्स में से थोड़े बहुत अच्छी चीज़ें दी रहती है, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस जो है सैम्पल पेपर में से करेंगे। ठीक है, सो मैंने जो आपका ये पेपर पढ़ा, तो ये मुझे थोड़ा सा मॉडरेट लगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, लेकिन ये कैसा पेपर है ना, आप लोगों का मॉडरेट है। तो आप एक चीज़ ये याद बहुत अच्छे से रखेंगे कि जो साइंस का पेपर है वो आपका, अगर आप लोग ये चल के मानेंगे, अगर आप ये चलोगे ना
जो आपका पेपर है वो इजी आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। देखो इजी तो कुछ भी नहीं आता है, तो आपका पेपर इजी तो नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसा सपोज़ करो कि आपका पेपर जो है डिफ़िकल्ट आएगा और हर एक चीज़ आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। और मैंने एक आपको जो बताया था कि आप 26 को ये सब कवर कर सकते हो, 27 को, 28 को, 29 को और 1 तारीख को आप कितना पोर्शन कवर कर सकते हो और कितना कर सकते हो। तो आप देख लेना, आप लोगों ने जितना भी पोर्शन कवर किया है। मैं आप लोगों को बस ऑल द बेस्ट विश करूँगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये मार्किंग स्कीम वाला जो है ये निकाला है, तो आप लोग प्लीज़ इसमें से देख सकते हो। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जो मार्क्स होते हैं, आप जैसे 30 to 50 वर्ड्स का, तो आपको इतने ही वर्ड्स लिखने रहते हैं। ये इंग्लिश में रहता है, मतलब इसमें ये चीज़ें ज़्यादा नहीं रहती। हाँ, लेकिन आप जो है ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से देख लेना। और आप इसमें से ये देख सकते हो, अभी एमसीक्यूज़ तो 1 मार्क्स का है, तो सही तो 1 नंबर पक्के, गलत तो 1 नंबर पूरे कट जाएंगे। लेकिन आप इसमें से मार्किंग स्कीम देख सकते हो कि इसमें आपको कितने नंबर अलॉट करेंगे और कितना आपको लिखना कितना पड़ेगा, ठीक है। जो आप लोगों को वर्ड लिमिट दी है उसमें से इसमें ये लोग कितना लिख रहे हैं और कैसा लिख रहे हैं, तो आप ये पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लेना और देख लेना, और आपको क्या क्या इस चीज़ में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये वाला मैंने मार्किंग स्कीम है जो आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप लोग इसको प्लीज़ एक बार देख लेना, है ना। जैसे इसमें हर जगह उन्होंने डायग्राम्स बनाए हैं, तो आपको किस में कैसे डायग्राम्स बनाने हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, ये मार्किंग स्कीम में दिया है, ठीक है। और बस मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो साइंस का पेपर है एक बार बहुत अच्छे से आप लोग रीड करेंगे और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करेंगे। एमसीक्यूज जो है भले से आप लोग पहले छोड़ दें उसको, ये चीज़ चलेगी कि आप लोग छोड़ देंगे, लेकिन उसको बाद में आप लोग कवर कर लेना। थोड़ा सेक्शन वाइज चलोगे तो भी बहुत अच्छा है, और अगर आप लोगों को सेक्शन वाइज नहीं चलना है तो आप बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं चलेंगे, आप फिर आप ऐसा एकदम पूरा ही उल्टा चलेंगे, नहीं तो फिर आप इधर से चलेंगे या फिर इधर से करेंगे। ऐसा नहीं पहले डी किया फिर बी किया फिर सी किया ई किया ए किया, ऐसा उल्टा सीधा आप लोग प्लीज़ मत करना। बोर्ड्स में ब्लैक पेन का भी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आप लोग कर सकते हो। और जितना भी फॉर्मूले अगर आपको सॉल्व नहीं करते बन रहा है तो आप लोग ट्राई करेंगे कि उसके सर के फॉर्मूलेज लिख देंगे। पावर नहीं बन रहा है तो पावर का फॉर्मूला लिख देंगे, तो शायद 0.5 नंबर आपको अलॉट हो जाए। थोड़े बहुत फॉर्मूलेज, रिएक्शंस लिखते हैं तो उसको बैलेंस जरूर करेंगे, ठीक है, बिना बैलेंस नहीं। और अगर आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें चाहिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार मेरी जो इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो मैंने चलाई है पूरे आपको साइंस के चैप्टर से, तो आप वो एक बार बहुत अच्छे से देख लेना। और आप लोगों का परसों पेपर है, तो आपके पास 29 और 1 तारीख जो है वो दोनों है, तो आप ट्राई करें कि अभी आपका रिवीजन हो रहा हो। ऐसा नहीं हो कि अभी आप पढ़ ही रहे हो, आपका एक बार पढ़ के दूसरी बार जो है आपका रिवीजन हो रहा हो। और 2 तारीख को आप लोग ट्राई करेंगे कि सुबह बहुत मिनिमल, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि आप सुबह से उठ रहे हो 2-3 बजे और पढ़ रहे हो, नहीं इतना भी मत करना, ठीक है। थोड़ा हो सके तो थोड़ा सा कम ही पढ़ना, और 29 और 1 तारीख को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कल वाले वीडियो से हम लोग मैथ्स वाली ही सीरीज़ जो अपनी इंपॉर्टेंट है वो चालू करेंगे। मैथ्स का पेपर आपका 11 मार्च को है, उसके पहले आपका सोशल का भी है, तो हम लोग मैं आप लोगों को सोशल के पेपर की भी थोड़ी बहुत टिप्स दे दूँगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका जो 7 मार्च को सोशल का है तो उसकी भी आपको थोड़ी बहुत टिप्स दे दूँगी। 11 मार्च को आपका मैथ्स का है, तो मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उसका भी एक बार हम लोग सैम्पल पेपर स्टडी कर देंगे। ये वाला जो मैंने सैम्पल पेपर स्टडी किया तो इसमें मुझे थोड़ा मॉडरेट लगा, तो शायद बोर्ड्स में ईज़ी भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मॉडरेट है, हाँ, लेकिन शायद से डिफ़िकल्ट भी आ सकता है। तो आप लोग ये सपोज़ करना, और थोड़े बहुत सैम्पल पेपर्स, थोड़े बहुत रेफरेंस बुक, बाकी पूरी एनसीईआरटी की सारी चीज़ें देखो, इक्वेशंस, रिएक्शंस, डायग्राम्स, ये सारी तो आपको एनसीईआरटी में से ही करनी पड़ेंगी। इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप लोग उससे कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों को सबको मैं एक बार और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो केमिस्ट्री में तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस रेफर करना, मैंने उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई है। एक एक एनसीईआरटी की मैंने, इसीलिए मैं एनसीईआरटी से पढ़ाती हूँ ताकि मैं आपको एक एक ऐसी लाइन समझा पाऊँ, क्योंकि वो एक एक लाइन का जो है ना बोर्ड्स में इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं समझ सकते, एक एक लाइन का अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से वो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग प्लीज़ उसका ट्राई करेंगे, और आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग 2 मार्च को देखते हैं कि आपका पेपर कैसा आता है। तब तक के लिए बाय बच्चों।